नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसका हम एक पार्ट आपके लिए पहले ला चुके हैं जिसमें हमने 25 क्वेश्चन करे थे। आज आपका सेकंड पार्ट है जिसका लेवल भी क्या रहेगा, इजी लेवल ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज। ऑप्शन ए लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी टफनेस इंडेक्स, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑप्शन डी श्रिंकेज इंडेक्स। तो क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, क्या होता है हमारा टफनेस इंडेक्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईटी से डिनोट करते हैं ना टफनेस इंडेक्स को, ये क्या होता है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी अपॉन आईएफ, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 से लेके 3 तक रहती है मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए, है ना, मोस्ट ऑफ सॉइल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द obtained value of plasticity index is 21. In such that case the soil sample can be described as। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि सॉइल सैंपल क्या होगा, लो प्लास्टिक होगा, नॉन प्लास्टिक होगा, मीडियम प्लास्टिक होगा या हाईली प्लास्टिक होगा। तो आपको पता है कि जो हमारी प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, हम 0 को नॉन प्लास्टिक बोलते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल, है ना। और 0 से 7 को क्या बोलते हैं हम, लो प्लास्टिक। 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक, और 17 से ज़्यादा हाई प्लास्टिक, है ना। ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि हम इसको 7 के उससे ही याद रखते हैं कि 7 से 17, 17 से ज़्यादा, है ना। तो अभी आपसे पूछा है प्लास्टिसिटी ने कितना दे रखा है, यहाँ पे 21 दे रखा है। तो 21 किस में आ जाएगा, हाई प्लास्टिक वाली रेंज में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाईली प्लास्टिक सॉइल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, a soil has liquid limit of 50% and plasticity index of 20%, the plastic limit of the soil will be। लिक्विड लिमिट दे रखी है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है और प्लास्टिक लिमिट आपको निकालनी है। तो आपको पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी किसके बराबर होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट हमारी कितनी है 50 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 20, तो कितना हो जाएगा 30%। 30% हमारे क्या आ गया, प्लास्टिक लिमिट आ गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन इज नोन एज। वो वाटर कंटेंट क्या कहलाता है जिसमें अगर मॉइस्चर का लॉस भी होगा तो सॉइल वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि सॉइल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएंगे। तो वो क्या कहलाता है हमारा प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट या प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो वो हमारा कहलाता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट वही होती है ना। तो या तो आप श्रिंकेज लिमिट को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ पर सॉइल क्या फुली सैचुरेटेड है या कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, या तो आप बोल सकते हैं मैक्सिमम वाटर कंटेंट जहाँ पर अगर वाटर कंटेंट में कोई रिडक्शन नहीं आएगा, मतलब वाटर कंटेंट को अगर हम कम करेंगे यानी कि वाटर कंटेंट या मॉइस्चर का अगर लॉस होगा तो वहाँ पे सॉइल वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। तो आप दोनों तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको श्रिंकेज लिमिट को। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। लिखने की जरूरत तो नहीं होगी, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए लिख ही लेते। मिनिमम वाटर at which soil is completely saturated,
या तो फिर जो ऊपर आपको ये डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में, या तो फिर ये होगा, यानी कि मॉइस्चर का लॉस होने पे कोई भी सॉइल में वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, सिंकेज लिमिट 15%, the natural water content of 30%, the consistency index is। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा हुआ है, तो आईसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, WL माइनस डब्लू डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। तो आपको वैसे तो ये फॉर्मूला याद होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कैसे याद रखना है, नीचे तो आपको पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि WL माइनस WP। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या करना है, हमने WP वाली जो वैल्यू है इसकी जगह W रख देना है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट रख देना है, बाकी WL ऊपर रहेगा ही, मतलब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, पर WP की जगह यहाँ पे W आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स होगा तो उसमें क्या करेंगे, WL को नेचुरल वाटर कंटेंट से चेंज कर देंगे, ये WP रहेगा, है ना। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है, एक है नीचे लिक्विडिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन, वहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। तो WL की वैल्यू कितनी है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 45%, नेचुरल वाटर कंटेंट है हमारा 30%, लिक्विड लिमिट 45, प्लास्टिक लिमिट है 25। तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो गया ऊपर, 25 20 हो गया, यानी कि 5 या 15, 5 को 20, 3 बट्टे 4, यानी कि 75% हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज लिमिटेड टू सॉइल्स ऑफ साइज। स्टोक्स लॉ की जिन मतलब किन सॉइल के लिए वैलिड रहता है, तो आपने पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन तक, ऐसे करके याद रखते हैं ना मुझे, 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन तक, ऐसे करके याद रखते हैं 0.2 mm, और माइक्रोन को चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 3 जीरो और आ जाएंगे, माइक्रोन नहीं होगा तो mm ही होगा अब, तो 0.002 mm। एप्लीकेबिलिटी स्टोक्स लॉ लिमिटेड टू सॉइल्स ऑफ, कहाँ तक, तो ये रहता है हमारा 0.002 mm तक। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक ऑफ क्ले मिनरल्स इज 45% एंड 25% respectively. What is the activity of clay materials if 20% by weight of particles of size less than 2 microns? लिक्विड लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, ठीक है 45 और 25, और आपको दे रखा है एक्टिविटी ऑफ क्ले निकालनी है आपको, जहाँ पे आपसे बोला गया है 20% वेट ऑफ पार्टिकल कितने से छोटे हैं, 2 माइक्रोन से छोटे हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा एक्टिविटी जिसको हम ACCD नोट करते हैं वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि WL माइनस WP डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन, ऐसे करके हम याद रखते हैं एक्टिविटी के फॉर्मूले को। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा हमारा, WL माइनस WP 45 माइनस 25, तो चलो पूरे ही लिख लेते हैं 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोन से कितने छोटे हैं, 20% पार्टिकल छोटे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 1 हो गया एक्टिविटी ऑफ क्ले की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको एक टेबल भी पता होगी ना, जैसे जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो ये सॉइल है कौन सी एक्टिव है, नॉर्मली एक्टिव है, इनएक्टिव है ना। हम इसको कैसे याद रखते हैं,
कि लेस देन 0.75, तो वो कौन सी सॉइल होगी? इनएक्टिव सॉइल हो गई। 0.75 से 1.25, ये क्या होगी? नॉर्मली एक्टिव सॉइल हो गई। नॉर्मली एक्टिव। और 1.25 से ज़्यादा एक्टिविटी की वैल्यू होगी तो क्या हो गई? एक्टिव सॉइल हो गई, है ना। ये टेबल भी आपको याद रखती है, 0.75 से 1.25 इतना याद रखना होता है बस इसका आपको। इसको 0.75 से कम, 1.25 से ज़्यादा तो इनएक्टिव, नॉर्मली एक्टिव और एक्टिव, है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल टू बी मीडियम प्लास्टिक इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, ऊपर आपने पढ़ा था ना मीडियम प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक, तो 0 नॉन प्लास्टिक, 0 से 7 लो प्लास्टिक, 7 से 17 मीडियम, 17 से ज़्यादा हाईली प्लास्टिक। तो यहाँ पे पूछा मीडियम प्लास्टिक, तो क्या हो जाता है? 7 से 17 हो जाता है। एक काम करेंगे, जो वीकेंड ट्रिक्स वाला सेशन है ना, उसमें हम सारी टेबल आपको एक साथ लेके आएंगे, वहाँ पे आपको याद हो जाएंगे एक साथ ही। 2 सेशन में शायद कंप्लीट हो जाएगा वो। एक काम करेंगे, वहीं कर लेंगे इसको, है ना। बाकी आपको ये वैल्यू तो याद ही है ना, 0, 0 से 7, 7 से 17, 17 से ज़्यादा, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक और हाई प्लास्टिक। इसको वीकेंड सेक्शन वाले उसमें कर लेंगे सारी टेबल। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर कंटेंट इन द लेबोरेटरी इज, वाटर कंटेंट की निकालने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है? ओवन टैंक मेथड, पीपेट मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड या नन ऑफ द अबव? तो वो होती है हमारी ओवन टैंक मेथड। और फास्टेस्ट मेथड कौन सी होती है? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, है ना। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अगला क्वेश्चन हमारा, अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन water content and void ratio, specific gravity and dry density, water content and specific gravity या void ratio and dry density। पिक्नोमीटर मेथड का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, और सॉरी स्पेसिफिक, ये तो नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए और वाटर कंटेंट निकालने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। वाटर कंटेंट तो आपको याद होगा कैसे। पहले हम क्या करते हैं, 90 ml का जो 900 ml का जो पिक्नोमीटर में होता है उसको ले लेते हैं, है ना। एक वो हो गया। दूसरे उसमें क्या करेंगे हम, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ऐसे करके याद कर तो ये वेट ऑफ W1 हो गया, ये W2, W3, ये W4। अब W1 में तो खाली पिक्नोमीटर होगा, एम्प्टी पिक्नोमीटर। इसमें क्या होगा? मॉइस्ट सॉइल होगी, मॉइस्ट सॉइल, ना। W वेट हो गया पिक्नोमीटर और मॉइस्ट सॉइल का वेट हो गया। इसमें क्या होगी? ऊपर तो वाटर होगा, वाटर होगा, और ये मॉइस्ट सॉइल होगी। मॉइस्ट सॉइल की अब तो सॉइल ही हुई हो, सॉइल प्लस वाटर होगा W3, ये है आपका W3, ठीक है। और W4 में क्या होगा? सिर्फ वाटर ही वाटर होगा, पिक्नोमीटर प्लस वाटर। तो अगर स्पेसिफिक नहीं हो तो ग्रेविटी में हम ये मॉइस्ट सॉइल की जगह क्या करेंगे? ड्राई सॉइल का यूज़ करेंगे। और अभी तो मैं आपको वाटर कंटेंट का बता रहा हूँ। और वाटर कंटेंट तभी निकाल सकते हैं जब हम हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, क्योंकि वाटर कंटेंट के फॉर्म में स्पेसिफिक वाटर कंटेंट का 1 2 3 2 1 3 4 करके याद रखते हैं हम। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, ऐसे करके याद रखते हैं ना। 1 2 3 4, या तो 2 1 3 4 करके भी याद रख सकते हैं आप।
पर क्या होता है, GS स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 डिवाइडेड बाई GS टोटल -1 इंटू 100। यहाँ पे भी 2 बार -1 होता है ना, एक तो ऊपर -1 और एक सबका -1। तो ऐसे करके वाटर कंटेंट का फॉर्मूला निकलता है हमारा। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, इसमें हम ड्राई सॉइल का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, W2134 से याद रखते हैं उसको भी हम, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई, फिर से वही कॉपी करना है, W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, 2134 है ना, 21 फिर 21 फिर 34, यहाँ पे भी 21 34 GS -1 डिवाइडेड बाई GS फिर दोबारा -1। ऐसा करके आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद होने चाहिए। बस यहाँ पे वाटर कंटेंट के लिए मॉइस्ट सॉइल, बाकी ड्राई सॉइल और ये पिक्नोमीटर का वॉल्यूम कितना होता है, 900 ml होता है, कोनिकल की कैप होती है ऊपर, है ना। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल इफ CC इज 1 एंड CU इज 4, देन what would be the value of D30 and divided by D10। और ये तो थोड़ा इजी तो नहीं है, मतलब मॉडरेट में रखना चाहिए था हमने। चलो करते हैं इसको। CC और CU की वैल्यू दे रखी है, ठीक है आपको। तो CU क्या होता है आपका, D60 डिवाइडेड बाई D10, और CC कितना होता है आपका, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, D10 चाहिए ना, तो D60 को काटना है, तो D60 की वैल्यू रख लेते हैं CU इंटू D10। D10 CU तो 4 है हमारा, तो सीधे 4 ही रख लेते हैं ना, 4 इंटू D10। तो अब CC में वैल्यू पुट करेंगे, CC कितना है हमारा 1, यहाँ पे D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 कितना हो जाएगा, 4 इंटू D10 इंटू D10। अब क्या करते हैं, हमें D30 बाई D10 निकालना है। यहाँ तो स्क्वायर मारा तो अनरूट कर देते हैं दोनों जगह, तो 1 का अनरूट तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, D30 बचेगा, 2 का अनरूट कितना हो जाएगा, 4 का अनरूट कितना हो जाएगा 2, और D10 इंटू D10 का अनरूट करेंगे तो D10 आ जाएगा। D30 बाई D10 की वैल्यू की ये 2 उधर जाएगा, 2/1 हो जाएगी, D30 डिवाइड बाई D10। तो हमारी 2 वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे ना, D60 बाई D10 CU CC। अब हमें D30 डिवाइडेड बाई D10 निकालना है, तो D60 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो D60 को हमने D10 के उसमें रख दिया, फिर D10 4 इंटू D10 D60 हो गया इंटू D10। D10 और D30 के टर्म में ही आपको निकालना है ना, तो ये दोनों टर्म रहने चाहिए। बाकी आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, D10 को रख के यहाँ पे फिर से आपको काटना पड़ता, तो बात वही हो जाती, बट लंबा पड़ता उससे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट द ए लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज। ए लाइन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए लाइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 0.73 WL माइनस 20, है ना। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया ना हमारा राइट आंसर। ए लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, IP प्लास्टिक इंडेक्स 0.73 WL माइनस 20, ये ए लाइन है। और यू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये यू लाइन का फॉर्मूला है आपका, है ना। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ए लाइन किस किस को सेपरेट करती है, तो किसको सेपरेट करती है, क्ले और सिल्ट को। अगला क्वेश्चन हमारा, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विथ स्टीप स्लोप इंडिकेट दैट द सॉइल इज। कौन सी सॉइल होगी जो स्टीप स्लोप डिनोट करेगी, ऐसे ऐसे कोई स्टीप स्लोप है, तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी,
गैप ग्रेडेड सॉइल होगी, यूनिफॉर्म साइज सॉइल हो गया, नन ऑफ द अबव। तो वो कौन सी होगी हमारी? यूनिफॉर्म साइज सॉइल होगी। एक ही साइज के सॉइल होंगे ना उसमें, तो तभी तो स्टीप स्लोप आएगा हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें सी यू की वैल्यू कितनी होगी? सी यू की यूनिफॉर्म साइज सॉइल है तो ये सी यू की कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड द लैब विथ। लिक्विड लिमिट को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? वेंचुरीमीटर, वेंसियस एपरेटस, प्रॉक्टर एपरेटस या कैसेग्रांडे एपरेटस? तो लिक्विड लिमिट को हम निकालते हैं कैसेग्रांडे एपरेटस से। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेंचुरीमीटर हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज निकालने के लिए, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था हमने। वेंशियर एपरेटस का सीयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। प्रॉक्टर एपरेटस का हम यूज कहाँ करते हैं? डाई डेंसिटी निकालने में, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्या आएगा शायद ये भी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। लिक्विड लिमिट तो ऐसे निकालते हैं, और प्लास्टिक लिमिट क्या करते हैं? 3 mm के डाई को थ्रेड बनाते हैं जब तक वो क्रम्बल ना करे। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन, the property of clays by virtue of which they regain if left alone for a time, a part of strength lost due to remolding at altered moisture content is known as। altered moisture content यानी कि constant moisture content की बात हो रही है। कुछ जैसे आपने कुछ स्ट्रेंथ, मतलब आपने कोई सॉइल सैंपल था उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो सॉइल उसकी स्ट्रेंथ का लॉस होगा। तो कुछ लॉस क्या होता है, आप वापस रीगेन होने लगता है। कुछ स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी रीगेन होने लगती है, और कुछ टाइम तक वैसे ही छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, कंसिस्टेंसी या एक्टिविटी? तो उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल, undisturbed soil divided by unconfined compressive strength of remolded soil। ये तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी शायद इसकी, तो remolded soil। कंसिस्टेंसी तो आपको पता ही है कि इतनी कितनी इजली वो क्या हो जा रही है, डिफॉर्म हो जा रही है। एक्टिविटी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, यानी कि 2 माइक्रोन से कम। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड specific gravity of soil is the ratio of unit weight of soil solid to that of water at a temperature of। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना लेते हैं? उसका हम टेम्परेचर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? गामा सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा वाटर। तो 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया, बताओ इतना लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। और एक होता है ना मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा वाटर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ गिवन सॉइल सैंपल लिक्विड लिमिट is 60%, plastic limit is 35% and natural water content is 40%, liquidity index will be। मैंने आपको बोला था ना लिक्विडिटी इंडेक्स का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं? हमने ऊपर पढ़ा था
कंसिस्टेंट इंडेक्स में तो पहला वाला टर्म 0 होता है, नीचे तो क्या रहेगा WL माइनस WP रहेगा। लिक्विड इंडेक्स निकालना है तो जो L वाला टर्म है ये नेचुरल वाटर कंटेंट में चेंज हो जाएगा, WP की जगह WP रहेगा। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या 0 नेचुरल वाटर कंटेंट चेंज होता है, यहाँ पे चेंज हो रहा था ना। ऐसे करके हम याद करते हैं इसको। नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी है हमारी 40, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू है हमारी 35 और लिक्विड लिमिट है हमारा 60 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा। 25 और 25 8 1/5 यानी कि 0.2 हो जाएगा। 0.2 हमारा राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। कम पड़ता है पानी पी लेते। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल को किससे डिनोट करते हैं, D10 D20 D30 या D60, तो उसको डिनोट करते हैं हम D10 से, है ना। D10 से डिनोट करते हैं। एलन हेसन थे ना, एलन हेसन, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो उसकी वैल्यू क्या थी D10 के आसपास ही आ रही थी इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल की। तो उन्होंने क्या बोला, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल हमारा क्या होता है D10 के बराबर होता है, यानी कि 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। अगला क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू आइस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स 15 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स और 7 ग्रुप्स। अगर हम आइस क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे सॉइल्स को कितने ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं हम, 18 ग्रुप में, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में 18 ग्रुप्स, और अगर हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कितना 15 ग्रुप यूनिफाइड है। और ऊपर वाला इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है 18, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आइस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। तो आपको वो टेबल याद होगी ना, बोल्टर फिर कॉबल फिर ग्रेवल फिर सैंड फिर सिल्ट, है ना। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन में 80 to 20 mm, फाइन ग्रेन में 20 to 4.75 mm। ग्रेवल हो गया। अब उसके बाद सैंड होता है, सैंड सैंड कितना होता है 4.75 mm से 0.075 mm तक, यानी कि 75 माइक्रोन तक। सैंड को भी हम तीन उसमें डिवाइड करते हैं, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड। कोर्स सैंड कितनी होती है 4.75 से 2 mm, और ये 2 mm से 0.425 mm, और फाइन सैंड कितनी होती है 4.425 mm से 0.075 mm, यानी कि 75 माइक्रोन। 425 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सैंड हो गया। फिर सिल्ट कितनी होती है 75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, यानी कि 0.075 होगा ना। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। और क्ले तो आपको पता ही है 2 माइक्रोन से कम।
0.002 mm। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पे रेंज ऑफ सिल्ट पार्टिकल तो पूरा ही पूछा हुआ है, हमने पढ़ा अभी सिल्ट 0.75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ये वो टेबल है जो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। BCG/SSC इससे कोलाइड्स होते हैं, चलो उसके बारे में नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना, एज पर द इंडियन soil classification system, inorganic silt of high compressibility defined by the symbol high compressibility और inorganic silt। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किससे डिनोट करते हैं। ग्रेवल को जी से डिनोट करते हैं, सैंड को एस से डिनोट करते हैं, एस पहला वर्ड ले लेते हैं। अब सिल्ट भी एस से आता है, सैंड भी एस से आता है, तो सिल्ट को हमने किससे ले लिया, एम से ले लिया। क्ले को सी से हो गया, ऑर्गेनिक सॉइल्स को ओ से हो गया, और पीट सॉइल को हम किससे डिनोट करते हैं, पीटी से डिनोट करते हैं। वेल ग्रेडेड सॉइल डब्ल्यू से, पुअरली ग्रेडेड सॉइल पी से, और लो कंप्रेसिबिलिटी या लो प्लास्टिसिटी एल, मीडियम या इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी इंटरमीडिएट को आई से, और हाई को हाई कंप्रेसिबिलिटी है, हाई प्लास्टिसिटी को एस से। अब यहाँ पे आपसे पूछा हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी कि एच होगा, और इनऑर्गेनिक सिल्ट है, सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सिल्ट एम और हाई कंप्रेसिबिलिटी एच, तो एम एच क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कोई भी सॉइल होगी तो आप इस टेबल के थ्रू आप निकाल पाएंगे, मतलब टेबल भी है, आपको इतना तो याद होगा ही, कुछ है भी नहीं। ग्रेवल जी जी एस एस, बस सिल्ट का याद रखना है। सी क्ले ओ ओ, पीट पीटी, वेल ग्रेडेड डब्ल्यू, पोअरली ग्रेडेड पी, लो कंप्रेसिबिलिटी एल, आई इंटरमीडिएट एच, कुछ है ही नहीं याद रखने वाला। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किस लाई करता है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, तो लाई करते हैं 1 से 3। कोफिशिएंट ऑफ सी की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू वेल ग्रेडेड सॉइल के ना, अगर इसमें सैंड और ग्रेवल को अलग अलग डिफाइन करें तो कितनी होती है, सीसी की वैल्यू तो सेम ही रहती है। वेल ग्रेडेड सैंड की बात कर लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, सी यू की वैल्यू 6 से ज़्यादा होती है, और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ही होती है। अगर हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करें, इसमें सी यू की वैल्यू क्या होती है, 4 से ज़्यादा होती है, और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होती है। अब सी यू 6 से ज़्यादा, इसको ऐसे याद रखना है आपको, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे अपोजिट कर देना है, मतलब सैंड है, 4 लेटर हैं इसमें, 4 अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4, तो सैंड की जगह यहाँ पे आ जाएगा सी यू की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे ये ग्रेवल में कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। सैंड की जगह ग्रेवल की जगह सैंड, अपोजिट कर देना है, ठीक है। और सीसी की वैल्यू तो 1 से 3 के बीच में रहेगी, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल इज कैवलनाइट, इलाइट, मोंटमोलनाइट या मस्कोवाइट। तो हमारा मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल क्या है, मोंटमोलनाइट। मोंटमोलनाइट इसको हमने मोंटी भाई से याद किया था ना वीकेंड ट्रिक्स में। मोंटी भाई क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि ग्रेन साइज मिनिमम है, बाकी सब चीज़ें मैक्सिमम होती है उसकी, बेस एक्सचेंज कैपेसिटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ड्राई स्ट्रेंथ, एक्टिविटी, सारी चीज़ें ज़्यादा होती है मोंटी भाई की, तो मोंटी भाई हमारे क्या हो गए राइट आंसर हो गए।
और इलाइट को इंटरमीडिएट, सब इंटरमीडिएट होता है, और क्यूलीफाई क्या होते हैं, बड़ा पैकेट छोटा धमाका। इनका ग्रेन साइज ज़्यादा होता है, बाकी सब चीज़ें कम होती हैं। ऐसे करके हमने याद किया था इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, द Sieves analysis test of sand is carried out to find its sieve analysis test क्यों करते हैं हम? स्पेसिफिसिटी निकालने के लिए, सिल्ट कंटेंट निकालने के लिए, फाइननेस मॉड्यूलस निकालने के लिए, नन ऑफ द वो। तो फाइननेस मॉड्यूलस निकालने के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं सैंड का, है ना। इसमें तो ऐसा कुछ बताने वाला है भी नहीं। सीव के साइज है, चलो वो तो फिर लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर्स आर द पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, हनीकॉम, फ्लोक्युलेंट या डिस्पर्स स्ट्रक्चर? तो आपको पता है ना, डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ऐसे पैरेलल शेप होती है, मतलब फेस टू फेस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ होता है, बड़ा छोटे छोटे उसमें बनाते हैं। कुछ इस टाइप से मान लेते हैं ऐसे। कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, मतलब कि फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे फेस, ये वाला फेस, यहाँ इसका भी फेस कांटेक्ट हो रहा है ना, फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है। तो डिस्पर्स्ड में क्या होता है, फेस टू फेस होता है, फेस टू फेस। और फ्लोक्युलेंट में क्या होता है, एस टू एच या एस टू फेस। और अगर हम डिस्पर्स स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या होती है, लो स्ट्रेंथ होती है इसकी, लो स्ट्रेंथ,